हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे। इतने दिन में अपने एग्ज़ाम में थोड़ा बिजी था, इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही थी टाइम पे। बीच में ये सीरीज़ रुक सी गई थी और अपन सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसके बाद मुझे वो स्लाइड मिली नहीं है पीडीएफ्स में। दोबारा तैयार करूँगा उसको फिर, क्योंकि मैंने बना रखी है कुछ स्लाइड्स, तो उसी को काम में लूँगा मैं। तो इसीलिए मैंने आज के वीडियो के लिए, मतलब जस्ट अभी, कि आज का टाइम ख़राब ना हो, इसीलिए आज ऐसे ही पी ब्लॉक के क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। P4O10, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर, तो पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, ठीक है। एक होता है P2O5, एक होता है P4O10, एक होता है P2O6, एक होता है P4, इसी टाइप का है ना, ठीक है। तो इनमें क्या होता है आपको बताता हूँ। आपको P2O5 बोलो या P4O10 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो P4 हो जाएगा और O10 हो जाएगा। तो दोनों एक ही चीज़ है। पहली बात तो क्वेश्चन में कुछ भी आए, कभी भी स्ट्रक्चर बनानी हो तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर आपको, वाइट फास्फोरस की स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगी। इस टाइप से बनाते हैं अपन, बनाते थे। इनके बीच में ऑक्सीजन लगा लो। अब यहाँ लगा दिया एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ। कितने हो गए? ये हो गए 1 2 3 4 5 और एक इस बॉन्ड में। मतलब कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन फास्फोरस। पर याद करने का तरीका जो था ना, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, तो ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो ये स्ट्रक्चर है P2O3 की। P2O3 को ही P4O6 भी बोलते हैं। तो अगर P4O6 के बारे में पूछे तो ये स्ट्रक्चर बना देना। लेकिन अपने को बोला है कि P4O10, मतलब कि 4 ऑक्सीजन और लगाने, तो यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड से, ठीक है। बॉन्ड आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया मैंने। अगर P4, देखो P2O3 या P4O6 की बोले तो सिंपल फास्फोरस 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 और फास्फोरस, वाइट फास्फोरस बनाया और बीच में ऑक्सीजन लगा दिए ऐसे, ठीक है। बीच में ऑक्सीजन लगा दिए, और उसके बाद अगर बोले P2O5 या P4O10 तो ऑक्सीजन फास्फोरस से कनेक्ट कर दो। भले P2O5 हो, भले P4O10 हो। अगर सिंपल ये था ना, फास्फोरस P4 भी रहा होगा ना, तो यहाँ फास्फोरस के ऊपर में लॉन पेयर होते हैं। तो इन सब की स्ट्रक्चर में P4 बोलो या ये चारों स्ट्रक्चर बोल दो, सब में फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, ठीक है। अगर इस वाले में नहीं था तो यहाँ पर फिर लॉन पेयर होता है ऐसे। तो लॉन पेयर की वजह से भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सब में। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है, एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ आपको। अब यहाँ अपने को बोल रहा है, बोलता है ब्रीजिंग ऑक्सीजन कितने हैं। तो देखिए ब्रीजिंग ऑक्सीजन कौन कौन सा है। एक तो ये ब्रीज ऑक्सीजन बन रहा है, POP बॉन्ड। ब्रीजिंग का मतलब है फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड कितने। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6। कितने टोटल? 6 हैं। ओके, आसान, और स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दिया आपको। अगला है फॉलोइंग फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। एनसीईआरटी में फास्फोरस के आइसोटॉप्स दिए हुए, सॉरी एलोट्रॉप्स दिए हुए, P4 दिए हैं। एक जिसमें से एक रेड फास्फोरस है और एक वाइट फास्फोरस है। अपन एनसीईआरटी अगर ओपन देखी होगी, वाइट फास्फोरस है ना, उसकी स्ट्रक्चर तो सिंपल एक ही यूनिट होती है। आपको अभी जस्ट मैंने बना के दिखाई थी, फास्फोरस 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 फास्फोरस, फिर इनको ऐसे ऐड कर देते हैं, ये फास्फोरस है। अब ऐसी बहुत सारी यूनिट है ना, आपस में जुड़ जाए, जैसे कि इस टाइप से, मतलब इसको अगर एक यूनिट बोलूँ, अगर इसको, ये वाइट फास्फोरस की एक यूनिट है ऐसी, तो रेड वाले में ऐसे बहुत सारी यूनिट जुड़ जाएगी यूँ। तो रेड वाला ऐसे रोड बन जाता है। मैं तो ऐसे याद किया था कि वाइट वाला तो एक है और रेड वाला रोड बन गया है, मतलब बहुत सारी यूनिट ऐसी जुड़ जाती है आपस में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो वाइट फास्फोरस होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है सिंपल में कि कोई एटम है, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये सारे अपने को एग्जांपल में दिए हुए। अब उसमें क्या होता है कि जैसे अपन बात करते हैं NCl3 की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल होगा और एक ये मॉलिक्यूल होगा। अब इसमें किसी भी एक के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, होगा।
और ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर होता है, वाटर वाले ऑक्सीजन के पास में। तो फिर वो क्या करता है, अब यहाँ नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं, अपन जानते हैं क्योंकि सेकंड पीरियड का है, लेकिन क्लोरीन के पास में होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये उसके क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में अपने लॉन पेयर को डोनेट कर देगा और बॉन्ड बना देगा। इसी को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वैकेंट और हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन यही है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए किसी के भी पास, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, कि यहाँ लॉन पेयर अटैक करने आ रहा था इसके ऊपर में, और ऐसा हो कि जैसे कि SF6, ठीक है। SF6 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, NCERT भी बोलती है। रीज़न ये है कि सल्फ़र छोटा है, सल्फ़र छोटा है और फ्लोरीन भी छोटे छोटे हैं, और बहुत सारे फ्लोरीन इकट्ठे हो जाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, तो रिपल्सन होता है और यहाँ लॉन पेयर को पास आने की जगह नहीं मिल पाती। लेकिन ऐसा का ऐसा TeF6 की बात करें ना, तो TE आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली का ही है और नीचे आता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो TE सबसे नीचे आता है। तो नीचे आता है तो क्या होता है कि इसकी साइज़ बड़ी होती है और फ्लोरीन छोटे होते हैं, तो ईजीली क्या होता है कि उसके लॉन पेयर उसमें डाल सकता है। फ्लोरीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, TE के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, उसमें लॉन पेयर डाल सकते हैं। तो TeF6 का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, NCl3 का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, मतलब कि आंसर 4 चला जाएगा। ये अपना फोर्थ आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। SF6 का हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन भी छोटा होता है, सल्फर भी छोटा होता है, और एक वो बन जाता है मतलब बहुत जाल सा बन जाता है, और लॉन पेयर ला करके अटैक करने की जगह नहीं मिल पाती है, ठीक है। जबकि TE में क्या होता है, TE बहुत बड़ा होता है और फ्लोरीन छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ से जगह मिल जाती है। ये देखिए, ये TE है और ये साइड वाले फ्लोरीन है, ठीक है। जबकि SF6 में ये SF है, सल्फर है छोटा सा, और ये फ्लोरीन है। अब यहाँ जगह नहीं होती लॉन पेयर लाने की, समझ गए आप, ओके। अगला बोलता है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता है, सबसे पहले मैं इसको चार्ज लगा लेता हूँ, वरना ये बीच में बंद हो जाएगा और मेरा लेक्चर आधा अधूरा रिकॉर्ड रह जाएगा, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले अपन अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं B2O6 की। B2H6 में क्या होता है, बनाना बॉन्ड बनता है, आपको पता हो तो 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं। ये 4 मैंने ग्रीन कलर से बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बनाए हैं, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। एक प्लेन को दिखाने के लिए मैं यहाँ इसमें ऐसे बना दे रहा हूँ कि एक ही प्लेन में है ये, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो बनाना बॉन्ड बनाते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे होता है, ठीक है। तो आप जब रिएक्शन कराते हो ना, उस टाइम पे क्या होता है कि आप ये जो एक प्लेन वाले है ना हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह कुछ और एटम लगा सकते हो, इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह कुछ और एटम लगा सकते हो, इसकी जगह भी लगा सकते हो, इसकी जगह भी लगा सकते हो। तो ये चारों हाइड्रोजन जो है ना रिप्लेसेबल है। तो यहाँ पहले वाले में क्या किया, 5 हाइड्रोजन, तो 2, पर ये ऊपर और नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन है ना, ये रिप्लेसेबल नहीं है। मतलब कि यहाँ पे इन चारों हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो पहला हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या, अभी ये क्या है, B2S6 है। फिर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो B2H5 बचेगा, और उसकी जगह अपन CH3 लगा रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लग जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। B2S6 है, मतलब इसकी जगह CH3 लगा दिया। अब इसकी जगह लगा रहे तो यहाँ C4 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, CH3 2, तो यहाँ लग सकता है। तो ऐसे के ऐसे B2H3 CH3 यहाँ पे भी लग सकता है, B2H2 CH4,
ये यहाँ पे भी लग सकता है, लेकिन अब ऊपर वाले हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे। ऐसा कभी बन ही नहीं सकता कि B2 एक हाइड्रोजन ये ऊपर वाला रिप्लेस कर दो और 5 कुछ और ग्रुप लगा दो। 5 ग्रुप लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ यही है जो एक ग्रुप एक प्लेन के अंदर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा सेस्क्यू ऑक्साइड है? सेस्क्यू ऑक्साइड उसको बोलते हैं जिसमें 2 और 3 के रेशियो में एटम हो, जैसे कि N2O3, C2O3, इनको बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। जैसे इसको बोलते हैं डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। बोलता है अगला है हाइड्रोलाइसिस पे फिर से, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जिनॉन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है अपने, और इसको पढ़ना होता है सही से। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलाइसिस है वो आपको पढ़ना है XeF6 का, वो कैसे होता है उसका मैं आपको थोड़ा सा तरीका या ट्रिक बोल सकते हैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है जिनॉन कंपाउंड्स। ठीक है, पहले मैं आपको अलग से सिखा के आता हूँ अलग पेज पे। सबसे पहले अपने पास में एक कंपाउंड है XeF2। ठीक है, उसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मिलेगा जिनॉन और मिलेगा HF और मिलेगा ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर अगला है XeF4। XeF4 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जिनॉन मिलता है, HF मिलता है, O2 मिलता है और साथ में मिलता है XeO3। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद में ये वाली रेडॉक्स है, हाइड्रोलाइसिस है तीनों के तीनों, लेकिन ये रेडॉक्स भी है, पहली दूसरी और अब तीसरी। XeF6 है ना, वो है ना थोड़ा थोड़ा करके होती है। पहले क्या देगी? पहले वो वो HF देगी और 4 फ्लोरीन है, सॉरी 6 फ्लोरीन है अब की बार, है ना। 6 फ्लोरीन में से 2 फ्लोरीन हटाएंगे और 2 फ्लोरीन की जगह एक ऑक्सीजन लगाएंगे। XeOF4 क्या किए? ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन लगाने के लिए 2 फ्लोरीन हटा दिए अपन ने। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब क्या करेंगे आगे? इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस होगा, तो फिर से एक ऑक्सीजन और लगाएंगे, तो क्या करेंगे? 2 फ्लोरीन फिर से हटाएंगे, फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक ऑक्सीजन और लगाएंगे, तो क्या होगा? 2 फ्लोरीन और हटेगा। तो ऐसे होता है, ये एकदम डिटो जैसे मैंने लिखा है ना वैसे आपको याद करना होता है। ठीक है, इसको अब ये फाइनली हो गया कंप्लीट। और ये रेडॉक्स नहीं है, ऊपर वाली रेडॉक्स थी पर ये रेडॉक्स नहीं है, रेड से कट कर देता हूँ। तो इसके हाइड्रोलाइसिस में क्या बना? HF तो सब में मिल रहा है, देखो इसमें भी मिला, ये भी HF है। ठीक है, इसमें भी मिला है, इसमें भी मिला, तीनों में HF मिला है। ऊपर वाले दोनों में जिनॉन मिला है, ठीक है, और O2 मिला है, और नीचे वाले दोनों में XeO3 मिला है, इसमें भी मिला है और इसमें भी मिला है। तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन में। तो पहले अपने को क्या मिला? XeO3। पहले अपने को क्या मिला? देखो XeF6 से पहले XeO4 मिला, मतलब कि 2 ऑक्सीजन हटाए एक ऑक्सीजन लगाया, तो XeO4 तो मिलेगा। अपने को बोला कौन सा नहीं मिलेगा, ये तो मिलेगा। फिर अपन ने क्या किया? फिर से 2 ऑक्सीजन हटाए, नहीं सॉरी 2 फ्लोरीन हटाए और एक और ऑक्सीजन लगाया, तो ये भी मिला था। फिर से 2 फ्लोरीन हटाए एक ऑक्सीजन और लगाया, तो XeO3 मिला था, ये भी मिला था। मतलब कि ये नहीं मिल रहा था, यही अपना आंसर है। जैसे बताया था अभी वैसे आपको याद करना है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जिनॉन के और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला है होम्स सिग्नल किसको बोलते हैं? अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था समुद्र में जब जो नाविक होते थे ना, वो अगर रास्ता वगैरह भूल जाते थे तो वो मतलब मदद के लिए क्या करते थे? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का पाउडर फेंकते थे समुद्र के अंदर में, तो वहाँ पे आग पकड़ता था और धुआं निकलता था। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, अगला है HNO2 किसकी तरफ एक्ट करेगा? देखो HNO2 H+ दे सकता है तो एसिड है, ये अपनी नाइट्रोजन अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई भी एलिमेंट अपनी रिड्यूसिंग मतलब कब होता है रिड्यूसिंग एजेंट? जब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे +3 में है, नाइट्रोजन की मिनिमम होती है -1 भी होती है। ठीक है, और +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। मैक्सिमम होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता, मिनिमम होता तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और बीच वाला है
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। तो आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला है नाइट्रोजन का ऑक्साइड डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो अगर आप N2O5 की स्ट्रक्चर देखोगे एनसीईआरटी की, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी है और इसमें कौन सा बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ठीक है। अगला बोलता है SO2 का ब्लीचिंग किस टाइप का है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का है, किस टाइप का ब्लीचिंग एक्शन ये शो करता है, ये अपने से पूछा गया है। तो देखो ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर उड़ाने वाला, और ब्लीच दो टाइप से हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन करके या रिडक्शन करके। ऑक्सीडाइजिंग में अपने पास में आता है, एक तो आता है ओजोन, एक आता है H2O2। जितना लिखा रहा हूँ ना ब्लीच में, इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर उड़ाना। एक होता है H2O2 और एक होता है क्लोरीन। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जो होता है ना, वो ओजोन जो होता है ना, उसे बोलते हैं ड्राई ब्लीच। और रिडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है SO2। ठीक है, ये होता है ब्लीच। और एक अलग से आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला शायद आपको याद ही होगा। फॉर्मूला होता है CaOCl2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये शॉर्ट में इसका फॉर्मूला। हालांकि इसका एग्जाम आंसर तो आ गया अपने को रिडक्शन, लेकिन इसका फॉर्मूला भी अपन लिखते हैं। ठीक है। अब और बड़ा फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो होता है CaCl2.CaOCl2 और CaOH2.2H2। ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। और मैंने क्या बताया, ब्लीच यानी कि कलर उड़ाना कैसे हो सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल बता दिए, रिडक्शन के एग्जाम्पल बता दिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछता है फॉस्फीन कैसे बना सकते हो। फॉस्फीन बनाने के एनसीईआरटी में मेथड दिए। एक तो कैल्शियम फॉस्फाइड को कैल्शियम फॉस्फाइड से बना सकते हो, तो कैल्शियम फॉस्फाइड से बना सकते हो उसका हाइड्रोलाइसिस करके, पानी मिला रहा मतलब हाइड्रोलाइसिस से। पहला ऑप्शन सही है। H3PO3 को अगर हीट करते हैं ना, तो उससे भी फॉस्फीन बनता है। और P4 और NaOH, अभी P4 कौन सा है, ये वाइट वाला है, ये बात भी याद रखना। रेड वाला होता ना तो नहीं बनता। ठीक है, रेड वाले की कुछ और ही रिएक्शन होती है, आप पता करना क्या रिएक्शन होती है रेड वाले की। ठीक है, लेकिन वाइट फॉस्फोरस होता है, वो PH3 देता है और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड देता है। ये रिएक्शन डिट्टो ऐसे कैसे रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई है। उसके अलावा PH4I और KOH के साथ में रिएक्शन करने से भी PH3 बनता है। ठीक है, ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फीन बनाने के, एनसीईआरटी में दिए हुए। तो इसका आंसर तो ऑल चला जाएगा। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं, कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे अपन। तो आपको जितना एनसीईआरटी में बताया उतना आप याद कर लोगे, डेली उतना भी बहुत है।